नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं ये फिर से एक नई कुंडली लेकर के आया हूँ। इसके ऊपर विचार करते हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 25 सितंबर 1966। जन्म समय है इनका 11:55 AM। अब इनके जन्म कुंडली की तरफ चलते हैं। इनका जन्म नक्षत्र है श्रवण। श्रवण नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। शनि महाराज पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बैठे हुए हैं। राहु बैठे हुए हैं भरणी नक्षत्र में। षडबल में इनके सबसे अधिक बलवान सूर्य है, फिर गुरु है, फिर शुक्र है। ये क्रमशः बलवान है, सबसे अधिक सूर्य, फिर गुरु और शुक्र। गुरु इनके पुष्य नक्षत्र में बैठे हुए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे शनि महाराज बैठे हुए गुरु के नक्षत्र में, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, और गुरु बैठे हुए शनि के नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में। दोनों का नक्षत्र परिवर्तन राजयोग मैंने यह ऊपर ही लिख दिया है। सूर्य इनके स्व नक्षत्र में, मतलब खुद के ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं। चंद्रमा भी इनके खुद के ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं। आगे चलते हैं। वर्ण इनका वैश्य है, योनि इनकी वानर है, और गण ये देवता गण के हैं। लग्न कुंडली की तरफ चलते हैं हम। वृश्चिक लग्न की ये कुंडली बनती है और इनकी जन्म राशि बनती है मकर। वृश्चिक लग्न के लोगों का स्वभाव थोड़ा, इनका वैसे तो स्वभाव अंतर्मुखी होता है। कई बार इनके मन में क्या चल रहा है, किस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, ये समाज में या व्यक्ति के सामने उतनी जल्दी स्पष्ट रूप से सामने ये नहीं आते हैं। ये एक तरह से अंतर्मुखी इनका स्वभाव होता है, और ये स्वयं की बातें और दूसरों की बातें दोनों प्रकार से यह मतलब एक तरीके से गुप्त रखने की कला इनके अंदर नैसर्गिक रूप से होती है वृश्चिक लग्न वालों के अंदर। तो वृश्चिक लग्न के हैं, और लग्नेश महाराज बैठे हुए हैं यहाँ पर नवम भाव में, जो नीच के होकर के बैठे हुए हैं गुरु के साथ। यहाँ पे नीच भंग राजयोग है। लग्नेश ने नीच भंग राजयोग बनाया हुआ है, ये बहुत अच्छी स्थिति है। साथ ही साथ गुरु इनका नीच भंग राजयोग कर रहे हैं, और यहाँ से देखेंगे चंद्रमा भी केंद्र में ही है। अगर कोई भी ग्रह का नीच भंग हो रहा है और नीच भंग उसका गुरु या चंद्रमा के द्वारा हो रहा हो, तो ये बहुत अच्छी स्थिति रहती है। ये एक तरह से नीच भंग राजयोग है। और हालांकि नैसर्गिक रूप से जो मंगल के कारकत्व है उसमें कमी आएगी, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो लग्न इनका अच्छा है। लग्नेश गुरु के प्रभाव में है। लग्न उनका गुरु की पंचम दृष्टि जारी है। चंद्रमा के ऊपर चंद्रमा के ऊपर सप्तम दृष्टि जारी है गुरु की। सूर्य महाराज यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है और कई बार बताया हुआ है कि जब भी गुरु लग्न को, लग्नेश को, चंद्रमा को या सूर्य को, इनमें से अगर 3 या चारों को अगर गुरु प्रभावित कर रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति ज्ञानवान, बुद्धिमान, विवेकवान, धर्मपरायण, हमेशा अपने धर्म के लिए कट्टर व्यक्ति होता है। साथ ही साथ समाज में ऐसा व्यक्ति सुप्रतिष्ठित रहता है और अपने जीवन में निरंतर अपने आप को सफलता की तरफ अग्रसर करता है। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति अपने परिवार को लेकर चलने वाला, और सभी प्रकार की परिस्थितियों में ऐसे व्यक्ति का मानसिक संतुलन अर्थात मनोबल स्थिर रहता है। मनोबल जल्दी से टूटता नहीं है। जब भी गुरु चंद्रमा को, लग्नेश को प्रभावित करेंगे, यहाँ पे गुरु को आप देखेंगे तो गुरु लग्नेश को, लग्न को और चंद्रमा को प्रभावित कर रहे हैं, अर्थात यहाँ पे 3 को प्रभावित कर रहे हैं। महाराज सूर्य भी अच्छी स्थिति में हैं। सूर्य की स्थिति यहाँ पे खराब नहीं कही जाएगी। सूर्य एकादश भाव में अग्निकारक ग्रह है, बहुत अच्छे स्थिति में है। अब आगे चलते हैं। धन भाव का स्वामी गुरु जो उच्च के बैठे हुए हैं। जब भी धनेश उच्च के बैठते हैं, तो ऐसा व्यक्ति अपने संपत्ति को लेकर के, पूर्वजों की संपत्ति को लेकर के, इस भाव से, द्वितीय भाव से पूर्वजों की संपत्ति देखा जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को अपने पूर्वजों की संपत्ति से लाभ होता है। ऐसा व्यक्ति धन अर्जित कर लेता है, बैंक बैलेंस अच्छा बना लेता है। साथ ही साथ अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च करता है। कई बार आपने देखा होगा जिनका द्वितीय भाव पीड़ित होता है या द्वितीय पीड़ित हो रखा होता है, तो कई बार उनका जो धन है वो व्यर्थ के कामों में खर्च होता है। लेकिन जब द्वितीय उच्च के हो रखे हो और ऐसे में द्वितीय गुरु हो या गुरु के द्वारा प्रभावित हो रखे हो द्वितीय, तो ऐसे व्यक्ति का धन शुभ कार्यों में, अर्थात परिवार के जरूरी चीज़ों में, संतान के जरूरी चीज़ों में, धर्म को लेकर के, पूजा पाठ या समाज में किसी प्रकार का कोई धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है, तो ऐसा व्यक्ति उन कामों में अपने धन को खर्च करता है, व्यर्थ का धन खर्च नहीं करता है। तो धन की स्थिति भी अच्छी दिख रही है यहाँ पर। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एक तो नीच भंग राजयोग है, यहाँ पे केंद्र त्रिकोण का राजयोग भी माना जाएगा, क्योंकि लग्नेश जो है मंगल वो लग्न के स्वामी हैं, और गुरु जो है यहाँ पे त्रिकोण के स्वामी हो रखे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे गजकेसरी योग भी है। गुरु और चंद्रमा की परस्पर दृष्टि गजकेसरी योग का निर्माण करता है। और
यहाँ पे अगर आप बात करेंगे जो मैंने पहले ही बताया, तो यहाँ पे शनि का और गुरु का भी नक्षत्र परिवर्तन राजयोग है। यहाँ को आप शनि अगर इस कुंडली में देखेंगे तो शनि यहाँ पे चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं और गुरु यहाँ पे पंचम भाव के स्वामी होते हैं। तो ये एक तरह से केंद्र त्रिकोण का भी राजयोग कहा जाएगा। केंद्र त्रिकोण का ये भी राजयोग है जो नक्षत्र के द्वारा बनाया जा रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर भी केंद्र त्रिकोण का राजयोग है और साथ ही साथ नीच भंग राजयोग भी है जो गुरु और मंगल के द्वारा बनाया जा रहा है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर चतुर्थ भाव पर शनि की राशि बनी हुई है। शनि गुरु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। हालांकि शनि जो बैठे हुए हैं गुरु के नक्षत्र में, लेकिन ये जो नक्षत्र है ये उग्र संज्ञक नक्षत्र है। जब भी कोई ग्रह उग्र होता है स्वयं से, अर्थात पाप ग्रह होता है वो, जैसे सूर्य, मंगल, शनि, राहु, ये ग्रह, और ऐसे में ये उग्र नक्षत्र में बैठ जाए तो ये स्थिति सही नहीं मानी जाती है। पर यहाँ चतुर्थ भाव पे देखेंगे तो कोई उग्र ग्रह नहीं बैठा हुआ है, साथ ही साथ शुक्र की दृष्टि जा रही है। तो परिवार में एक हम कह सकते हैं खुशी का माहौल अक्सर बना रहेगा। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे यहाँ पे शनि जो यहाँ पे, अच्छा इस कुंडली में शनि महाराज जो वक्री भी हो रखे हैं, जो गुरु के द्वारा दृष्ट है, तो ये भी एक अच्छी स्थिति है। ऐसे में घर, गाड़ी, संपत्ति का अच्छा योग बन रहा है। अब चलते हैं पंचम भाव पर। पंचम भाव में शनि बैठे हुए वक्री अवस्था में, जो मैंने आपको यहाँ पे नक्षत्र बता ही दिया है इनका, और पंचमेश जो है गुरु उच्च स्थिति में बैठे हुए हैं। शनि यहाँ पे इस भाव की हानि करेंगे। संतान होने में या तो बाधा देते हैं ये, और संतान होने में अगर बाधा नहीं भी आई है तो संतान को थोड़ी सफलता में ये देरी करवा देते हैं। हालांकि संतान सफल होंगे। इनके कारण क्या है कि यहाँ पे जो संतान का कारक गुरु होता है वह उच्च के हो रखे हैं, और साथ ही साथ गुरु इस भाव के स्वामी भी है। तो यह स्थिति काफ़ी अच्छी बनी हुई है। तो संतान सफल होंगे। यहाँ पे शनि थोड़ा दिक्कत दे सकते हैं संतान की सफलता को लेकर के। छठे भाव में राहु बैठे हुए हैं मेष राशि के। राहु का छठे भाव में बैठना बहुत अच्छी स्थिति है। अगर हम शत्रुहंता की बात करें तो ये एक अच्छी स्थिति है, लेकिन जब राहु की हम बात करें तो राहु यहाँ पर भरणी नक्षत्र में बैठे हुए हैं, और राहु इस भाव में जब भी राहु का संबंध द्वितीय भाव से या छठे भाव से या अष्टम भाव से या द्वादश भाव से बनता है तो यह कभी कभी धन को लेकर के नुकसान इत्यादि भी करवाता है। हालांकि धनेश उच्च का बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ पर राहु अपने दशा अंतर्दशा में इस प्रकार की परेशानी देंगे। साथ ही साथ जिनके भी छठे भाव में राहु बैठा होता है, मैं अक्सर ऐसे व्यक्तियों को समझाता हूँ कभी भी जानबूझ करके किसी प्रकार के विवाद में ना फंसे, क्योंकि जिनकी कुंडली में राहु शत्रुहंता योग बनाता है ऐसे व्यक्ति कई बार सामने से विवाद की परिस्थिति को जन्म देते हैं। तो राहु का जो शत्रुहंता योग होता है, हालांकि व्यक्ति जीतता है क्योंकि शत्रुहंता योग बन रहा है, लेकिन एक तरह से हम कह सकते हैं आम बोलचाल भाषा में सामने से पंगे लेना, तो ये राहु इस प्रकार की स्थिति बनाते हैं। तो इनको मैं सजेशन करूंगा कि किसी प्रकार के विवाद में ना फंसे, ये अच्छी स्थिति रहेगी। सप्तम भाव पे चलते हैं। सप्तम भाव पर एक शनि की तीसरी दृष्टि जा रही है यहाँ से 1, 2, 3। तो शनि और सप्तमेश जो है शुक्र सिंह राशि में बैठे हुए हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो शुक्र के ऊपर किसी प्रकार के पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है। हालांकि यहाँ से शुभ और पाप की स्थिति मध्यत्व नज़र आ रहा है, क्योंकि गुरु और मंगल यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ पे बुध सूर्य बैठे हुए थे। सूर्य और मंगल यहाँ पे पाप कर्तव्य योग में शुक्र को पीड़ित कर सकते हैं, लेकिन गुरु और बुध इसको पाप मध्यत्व में आने से रोकेंगे। हालांकि सूर्य के साथ बुध भी पाप ग्रह माना जाता है। बुध के लिए ऐसा कहा जाता है बुध अगर पाप ग्रह के साथ बैठा हुआ है तो पाप ग्रह माना जाएगा, और शुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ तो शुभ ग्रह माना जाएगा। तो यहाँ पे पाप कर्तव्य योग उतना स्ट्रांगली नहीं माना जाएगा, और शुक्र भी अच्छी स्थिति में है, केंद्र में बैठे हुए हैं, अच्छी स्थिति है। तो विवाह या वैवाहिक जीवन को लेकर के ऐसी कोई खास परेशानी नहीं नज़र आ रही है इस कुंडली से। अष्टम भाव पे चलते हैं। अष्टम भाव पर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि नहीं है। केतु की यहाँ से दृष्टि जा रही है, और केतु खुद द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। ये आध्यात्मिक में रुचि देंगे, खासकर पूजा पाठ को लेकर के। ऐसे व्यक्ति कई बार एक तरह से गुप्त या किसी न किसी विशेष प्रकार से पूजा साधना की पद्धति को स्वीकार करता है। अगर अष्टम भाव पर राहु, केतु, शनि या किसी भी ग्रह का प्रभाव होता है तो कई बार गुप्त विद्या जिसे हम कहते हैं उसकी तरफ भी ध्यान जाता है। गुप्त विद्याओं में ज्योतिष, वास्तु और तंत्र मंत्र या पूजा, विशेष प्रकार से पूजा पर ध्यान जाना, अष्टम भाव से इस प्रकार का भी प्रभाव आता है। नवम भाव की
कहें तो हम गुरु उच्च के बैठे हुए हैं, मंगल ने विपरीत राजयोग बना हुआ है, और जो नवमेश है यहाँ पे चंद्रमा जो अपने ही भाव को देख रहे हैं, गज केसरी योग, साथ ही साथ केंद्र त्रिकोण का राजयोग, यहाँ पे गुरु और मंगल और साथ ही साथ ये चंद्रमा यहाँ पे केंद्र त्रिकोण का दृष्टि संबंध भी बन रहा है, ये भी बहुत अच्छी स्थिति है। तो इस कुंडली में विपरीत नीच भंग राजयोग, केंद्र त्रिकोण का राजयोग, ये सारे राजयोग बने हुए हैं। दसम भाव का सूर्य जो है शुक्र बैठे हुए हैं, दसम भाव का स्वामी सूर्य एकादश भाव में अच्छी स्थिति है। ये भी ऐसा व्यक्ति धन इत्यादि कमाता है। और साथ ही साथ सूर्य जब भी और शुक्र यहाँ पे बैठे हुए हैं सिंह राशि के, ऐसे व्यक्तियों को समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा मिल ही जाती है। उसमें भी खासकर गुरु जब के त्रिकोण में या केंद्र में बैठते हैं तो ऐसे व्यक्ति समाज में सुप्रतिष्ठित होता है। और सूर्य यहाँ पर सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। बुध यहाँ पे स्वराशि के बैठे हुए हैं, ये भी धनयोग बहुत अच्छा बना हुआ है। लाभेश अपने ही भाव में बैठे हुए हैं, लाभ की इच्छा पूर्ति यहाँ पे नज़र आ रही है। हालांकि सूर्य ने बुध को अस्त कर रखा है यहाँ पर देखा जाए तो, लेकिन बुध जो है स्वराशि के उच्च के बैठे हुए हैं, तो ये एक अच्छी स्थिति है। केतु एक द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, ये भी एक अच्छी स्थिति है। लग्न कुंडली देखा जाए तो ऑल ओवर इनकी कुंडली में कोई ऐसे परेशानी नहीं नज़र आ रही है। लग्न कुंडली इनकी बहुत अच्छी है। नवमांश कुंडली पर चलते हैं। नवमांश कुंडली का मकर लग्न का है, लग्नेश सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और अपने ही लग्न को देख रहे हैं, ये एक अच्छी स्थिति है। द्वितीय भाव में मंगल बैठे हुए हैं। अगर ऑल ओवर अगर नवमांश कुंडली को एनालाइज किया जाए, क्योंकि नवमांश कुंडली से वैवाहिक जीवन में प्रेम संबंध का विचार किया जाता है, परस्पर हस्बैंड वाइफ का सामंजस्य कितना अच्छा रहेगा उसका विचार किया जाता है। तो इस कुंडली में ऐसी कोई परेशानी नहीं नज़र आ रही है। पर नवमांश कुंडली में शनि चंद्रमा की युति एक विष दोष का निर्माण करती है। जब भी नवमांश कुंडली में या लग्न कुंडली में विष दोष का योग बन रहा हो, लग्न कुंडली में व्यक्ति को प्रभावित करेगा और नवमांश कुंडली में वैवाहिक जीवन को प्रभावित करेगा। तो वैवाहिक जीवन में कभी कभी हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी न किसी कारण से असंतुष्टि की स्थिति भी नज़र आएगी, या एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो सपोर्ट या एक वाइफ को इस प्रकार की शिकायत रह सकती है कि हमें कभी कभी सपोर्ट नहीं मिलता है। ये शनि चंद्रमा की युति इस प्रकार का प्रभाव देगी। हालांकि लेकिन नवमांश कुंडली बहुत अच्छी है। लग्न कुंडली में अगर देखा जाए तो यहाँ से शनि की दृष्टि जा रही है, शुक्र यहाँ पे बैठे हुए हैं सिंह राशि के, तो ऐसी परेशानी नहीं नज़र आ रही है। पर थोड़ी बहुत मुझे जो परेशानी दिख रही है वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, लेकिन कोई मेजर परेशानी ऐसी नहीं है, तो चिंता का विषय नहीं है ये। दसमांश कुंडली पर इनके चलते हैं। दसमांश कुंडली का लग्नेश दसम भाव में ही बैठा हुआ है। शनि मंगल स्वराशि के बैठे हुए हैं, बुध बैठे हुए हैं, गुरु चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। काम काज को लेकर के बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है, काम काज को लेकर के कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, अब इनकी दशांतर दशा पे चलेंगे। सामान्य तरीके से मैं ग्रहों की स्थिति, नक्षत्रों की स्थिति में बता रहा हूँ, दशाओं के ऊपर हम बात करेंगे। अष्टक वर्ग में चलते हैं। अष्टक वर्ग में जो बैठे हुए हैं 33 अंक मिले हुए हैं लग्न को, जहाँ यहाँ पे अगर हम देखें तो लग्नेश नीच का हो रखा था। जो स्वास्थ्य की परेशानी, जब भी लग्नेश पीड़ित होता है तो स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी दे सकता है, लेकिन जब हम अष्टक वर्ग पर जाएंगे तो यहाँ पे 33 पॉइंट, यहाँ पे एवरेज पॉइंट 28 होता है। यहाँ पे 33 पॉइंट मिले हुए हैं, बहुत अच्छी स्थिति है ये। द्वितीय भाव में 24 अंक मिले हुए हैं। अब ये स्थिति यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है सही, लेकिन अगर हम लग्न कुंडली पर जाएंगे तो लग्न कुंडली का जो द्वितीय भाव होता है उसका स्वामी उच्च का हो रखा है। तो ये अगर हम देखा जाए तो यहाँ से इन दोनों लग्न कुंडली को, अष्टक वर्ग की कुंडली को, दोनों का सामंजस्य में बिठाना होगा। अगर लग्न में 33 पॉइंट मिल रहे हैं, लेकिन लग्न यहाँ पे अष्टक वर्ग में 33 पॉइंट मिल रहे हैं, और लग्न कुंडली में अगर हम नवम भाव देखें और लग्न को देखें तो यहाँ पे स्थिति थोड़ी कमज़ोर नज़र आ रही है, लेकिन अष्टक वर्ग में उसकी पूर्ति हो गई है। द्वितीय भाव को देखें तो यहाँ पे थोड़ी कमी नज़र आ रही है, लेकिन लग्न कुंडली में उसकी पूर्ति हो रखी है। एक तृतीय भाव में अगर देखा जाए 31 पॉइंट मिले हुए हैं, अच्छी स्थिति है। चतुर्थ भाव पर 28 पॉइंट मिले हुए हैं, ये भी अच्छी स्थिति है। इसमें 24 पॉइंट मिले हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे 24 पॉइंट मिले हुए हैं। ऐसे में शनि भी यहाँ पे बैठे हुए हैं वक्री अवस्था में, जो जिनका नक्षत्र मैंने बता दिया है पूर्वा भाद्रपद, जो उग्र संज्ञक नक्षत्र है। अब यहाँ से थोड़ा संतान को लेकर के परेशानी दिख रही है। संतान से किसी न किसी कारण से मतभेद होना, या संतान के जीवन में सफलता प्राप्त करने में थोड़ी देरी होना, इनकी कुंडली के अकॉर्डिंग अगर संतान की कुंडली में अच्छे राजयोग धनयोग बने होंगे तो सफलता में फिर देरी नहीं आएगी, और इनकी कुंडली के अकॉर्डिंग थोड़ी परेशानी नज़र आ रही है।
और अगर हम छठे भाव में बात करते हैं, छठे भाव में 31 पॉइंट बने हुए, लग्न में 33 पॉइंट बने हुए, अच्छी स्थिति है। शत्रुहंता योग यहाँ से भी नज़र आ रहा है और लग्न कुंडली से भी नज़र आ रहा है शत्रुहंता योग। सप्तम भाव में 32 पॉइंट नज़र आ रहे हैं, अच्छी स्थिति है। जहां हमें दिख रहा था यहाँ पे शनि की दृष्टि जारी सप्तम भाव पर, जो वैवाहिक जीवन को थोड़ा दिक्कत में डाल सकता है, लेकिन यहाँ पे 32 पॉइंट मिल रखे हैं, बहुत अच्छी स्थिति है। यहाँ पे 33 पॉइंट अच्छी स्थिति है, 31 पॉइंट, यहाँ पे 24 पॉइंट। अब यहाँ पे कामकाज को लेकर के थोड़ी समस्या दिख रही है, 24 पॉइंट है, लेकिन जब हम इनके दसम भाव पर चलेंगे तो यहाँ पे शुक्र बैठे हुए हैं और साथ ही साथ जो दशमेश है सूर्य, वो बुध आदित्य योग बना करके बैठे हुए हैं। बुध आदित्य योग जीवन में अच्छे सफलता दिलाता है। व्यक्ति अपने कामकाज को लेकर के प्रति हमेशा सजग रहता है और ये ऐसा व्यक्ति जिस भी प्रोफेशन में होता है, चाहे एजुकेशनल फील्ड हो, चाहे लीगल फील्ड हो, चाहे बिजनेस हो, सभी प्रकार के बुध आदित्य योग सभी प्रकार के फील्ड में अच्छा मदद दिलवाता है ये। तो यहाँ पे हमें थोड़ी परेशानी नज़र आ रही है, लेकिन लग्न कुंडली में उस प्रकार की स्थिति नहीं है। अब यहाँ से हम बात करेंगे, एकादश भाव में 25 पॉइंट है, अच्छी स्थिति है। यहाँ पे 21 पॉइंट है, इसमें ज़्यादा पॉइंट है, मतलब अर्निंग का योग अच्छा है। धन खर्च होने का, अगर बेकार का व्यय करें हम, तो उसकी स्थिति कम है। अब इनके हम चलते हैं दशाओं के ऊपर। अब यहाँ पे देखेंगे हम महादशा अंतरदशा में शनि की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है और शनि की राहु महादशा में राहु का अंतर चलने वाला है 11 सितंबर 2026 तक। 1 मिनट, 2026 तक। और 2026 के बाद इनकी दशा में आएंगे, शनि की महादशा में गुरु आएंगे। अच्छा, शनि की महादशा में गुरु का अंतर मैं एक बोनस पॉइंट इनको बताने वाला हूँ, जिनकी कुंडली है। डेट ऑफ बर्थ टाइम मैंने बता ही दिया है आपको, एक बोनस पॉइंट बताऊंगा। शनि में राहु का मैं पहले फलादेश बता देता हूँ। शनि और राहु परस्पर यहाँ पर द्वादश का संबंध बन रहा है और शनि तो फिर भी हम अच्छी स्थिति में कहा जाएगा शनि। हालांकि शनि नैसर्गिक रूप से यहाँ पे क्या परेशानी देंगे वो मैंने बता दिया, लेकिन यहाँ पे राहु की स्थिति सही नहीं है। राहु छठे भाव में, और ऐसे में छठे भाव का जो स्वामी है मंगल, वो नीच का हो रखा है। तो ऐसे में राहु यहाँ पर धन की समस्या इत्यादि समय पर दे सकते हैं। कि हालांकि कुंडली में धन की स्थिति और राजयोग बना हुआ है, तो ऐसा कोई कर्ज वगैरह की समस्या तो नहीं आएगी, लेकिन इस समय पर राहु जब ये कर्ज स्थान में बैठे हुए हैं तो ये धन की समस्याओं को देंगे इस समय पर। साथ ही साथ इनके अंतरदशा चल रही है, वो भी शनि के साथ चल रही है, तो शरीर में स्वास्थ्य में जॉइंट पेन जिसे हम कहते हैं, जोड़ों का दर्द इत्यादि यहाँ पे शनि ये भी दे सकते हैं। साथ ही साथ पेट की लेकर के हल्की फुल्की समस्या जैसे गैस इत्यादि की परेशानी इत्यादि बना सकते हैं। हालांकि अगर हम पेट का, लीवर का कारक देखेंगे तो गुरु अच्छी स्थिति में है। सूर्य जो जठराग्नि का कारक ग्रह होता है वो भी अच्छी स्थिति में है, लेकिन राहु अपनी दशा में इस भाव का फल देंगे, जिसका मैंने सामान्य रूप से आपको फलित बताया है। तो ये जो महादशा महादशा में अंतरदशा चल रही है, ये 2026 के सितंबर तक चलने वाली है। और साथ ही साथ मैं देखूं इनका पिछला टाइम भी देखूं तो इनकी शनि की 7.5 अभी 2025 के मार्च में ही ख़त्म हुआ है। मकर राशि है इनकी, और शनि की महादशा से काफ़ी लंबे समय से चलते हुए आ रहे हैं, जो अभी 2029 में ख़त्म होगी इसकी महादशा। 2029 के मार्च के आसपास ये ख़त्म हो जाएगी इसकी महादशा। शनि अच्छी स्थिति है में यहाँ पे, शनि यहाँ पे ज़्यादा परेशानी नहीं देंगे। हालांकि शनि की महादशा, जब भी किसी व्यक्ति की शनि की महादशा होती है, या शनि की 7.5 होती है, या शनि की ढैया होती है, तो शनि नैसर्गिक रूप से ना असंतुष्टि देते हैं। व्यक्ति की इच्छा तो पूरी होगी, लेकिन इच्छा उसकी संतुष्टि नहीं दे पाएगा। शनि का ये नैसर्गिक फल होता है। और जो अभी दशा अंतरदशा देखा जाए तो वो भी सपोर्टिव नहीं है, तो ये टाइम पीरियड तो सही नहीं चल रहा है। और जो मैंने बोनस पॉइंट बताया था शनि में गुरु का अंतर, आप देखेंगे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया हुआ है, शनि और गुरु परस्पर, ये दोनों का नक्षत्र परिवर्तन राजयोग इस कुंडली में है। अब शनि यहाँ पे चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव में बैठे हुए हैं। गुरु जो यहाँ त्रिकोण में नवम भाव में बैठे हुए हैं, जो पंचम भाव के स्वामी हो रखे हैं। शनि में गुरु के अंतरदशा इन्हें जमीन, घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, अर्थात चतुर्थ भाव से रिलेटेड जो भौतिक इच्छाएं होती है उसकी पूर्ति करेंगे। ये बोनस पॉइंट है इनका। 2026 के सितंबर के बाद से घर, गाड़ी, ज़मीन लेने का अच्छा योग बन रहा है, और ये लगातार ही योग बन रहा है। क्योंकि अगर गोचर की बात किया जाए तो गुरु अभी करंट में मिथुन राशि में चल रहे हैं। अगले साल 2026 में जून के आसपास ये पहुंचेंगे कर्क राशि में। इस राशि में पहुंचने के बाद चतुर्थेश को देखेंगे अपने दृष्टि से। साथ ही साथ गुरु स्वयं उच्च के रहेंगे, जिनकी अंतरदशा आ रखी होगी 2026 के 11 सितंबर के बाद से।
तो घर गाड़ी प्रॉपर्टी का अब डिपेंड इस पे करता है कि इन्होंने अपना माइंडसेट कैसा क्या बना रखा है आगे फ्यूचर में ज़मीन, प्रॉपर्टी, गाड़ी इत्यादि लेने को लेकर के। तो मैं इनसे यही कहूँगा कि आप अपनी प्लानिंग अभी से तैयारी कर दीजिए, क्योंकि अगला साल आते ही आप कोई ज़मीन या कोई फ्लैट, कोई घर या किसी न किसी प्रकार से, या घर में ही कोई अच्छा एक रिनोवेशन जो करवाना होता है, उस प्रकार की स्थिति भी नज़र आ रही है यहाँ से। और ये जो योग बनेगा ये लगातार ही योग बनेगा, क्योंकि गुरु की अंतर्दशा जो है शनि में, ये 2029 तक चल रहा है, जो लगभग आपको 2025, 26, 27, 28, 29 4 साल तो कम से कम मैं आपको कह सकता हूँ। 2026, 27 और 28, 2028 और 28 के लास्ट तक ये आपका जो 2026, 27, 28 ये जो 3 साल होगा 2028 के लास्ट तक, ये आपका टाइम घर गाड़ी प्रॉपर्टी लेने का बहुत अच्छा योग चल रहा है। इसी 3 सालों में आप ज़मीन भी लेंगे, घर भी ले सकते हैं, फ्लैट भी ले सकते हैं और गाड़ी भी अच्छी ले सकते हैं आप। तो ये मैंने आपको बोनस पॉइंट बता दिया है, आपके आने वाले टाइम में आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है। और जो मैंने आपको बता ही दिया है, शनि में राहु की अंतर्दशा चल रही है, तो ये अभी स्वास्थ्य को लेकर के और धन की समस्या ये देंगे, तो इस चीज़ को संभाल के रखना है, मतलब कि समय पर इसका उपाय करना है। शनि राहु का उपाय मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या करना है व्हाट्सएप पर। और बाकी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। आशा करता हूँ कि आपको कुंडली समझ में आया होगा, मेरा फलादेश आपको समझ में आया होगा। और किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो, कोई भी प्रश्न हो, तो आप मुझसे ज़रूर पूछना। धन्यवाद।